नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। इस हफ्ता हम बात करेंगे और लेके चलेंगे आपको गांधी वाटिका के एक अनोखे सफर पे। वहीं दिखाएंगे किस प्रकार प्रदेश भर में शारदीय नवरात्रों पर भक्तों की भीड़ लगी रही। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते विशेष की ये खास श्रृंखला। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। गांधी जी के प्रिय भजन की ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी, परंतु क्या आपने जयपुर में स्थित एक ऐसी वाटिका के बारे में सुना है जो गांधी जी के वर्तमान को लेकर भी परिकल्पना को दर्शाती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं गांधी वाटिका के बारे में। 155वीं गांधी जयंती पर जयपुर में गांधी वाटिका का शुभारंभ किया गया, जो न केवल गांधी जी के विचारों अपितु उनकी परिकल्पना और उनके आदर्शों को भी दर्शाती है। तो आइए लेके चलते हैं आपको गांधी वाटिका के इस अनोखे सफर पे। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर जयपुर में गांधी वाटिका का शुभारंभ हुआ। इस वाटिका में गांधी जी के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ एक ही प्रांगण में गांधी जी के साउथ अफ्रीका और भारत के 5 आश्रम देखने को मिलते हैं। वहीं गांधी वाटिका में महात्मा गांधी के जीवन यात्रा को वॉल पेंटिंग के जरिए उकेरा गया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी वाटिका म्यूजियम जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस संग्रहालय के अंदर गांधी जी के जीवन की पूरी झांकी लाइट और साउंड के माध्यम से दर्शाई गई है। गांधी जी का युवापन, गांधी और कस्तूरबा के संबंध, इसके अलावा गांधी जी का लोकमान्य तिलक के साथ मित्रता और उनके निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें, जैसे उनके भाई से कैसे संबंध थे, और इसके अलावा आपके सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये सब जो है बड़ी सुंदरता से इस संग्रहालय के अंदर दिखाया गया है। 85 करोड़ की लागत से तैयार की गई गांधी वाटिका और म्यूजियम में गांधी जी के आदर्श, उनके स्वतंत्रता संग्राम के चित्रण सहित उनके जीवन पर भी डिजिटल प्रदर्शनी देखी जा सकती है। खास बात यह है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई इस आधुनिक गांधी वाटिका में गांधी जी के साथ से लेकर गांधी जी के बाद तक की परिकल्पना को जीवंत होते देखा जा सकता है। वाटिका की डिटेलिंग के बारे में बात करें तो जैसे आपने देखा होगा, एंटर करते ही हमने एक गांधी जी के एनामॉर्फिक स्टैच्यू लगा रखी है, और उसके बाद जैसे हम जाते हैं तो कोशिश ये की गई है इसके डिज़ाइन करते समय भी कि इसको क्योंकि हम सेंट्रल पार्क के बीचों बीच स्थित हैं, तो इसलिए प्रयास ये किया गया है कि हम ज़्यादा ऊंचाई पर न जाएं। इसलिए हमने 2 जो इसके फ्लोर हैं वो हमने बेसमेंट में रखे हैं, जिसमें म्यूज़ियम चलेगा, और जिसमें गांधी जी की पहला जो फ्लोर है उसमें गांधी जी के बारे में जो साउथ अफ्रीका तक का जो उनका पार्ट था वो है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और 1608 से इसको कवर किया गया है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स के जरिए प्रदर्शित किया गया, जिसमें जो वहाँ का तत्कालीन लिटरेचर था उस पर रिसर्चेस पर बेस उन पर काम किया गया है। म्यूरल्स हैं, खूब सारी फिल्मों के जरिए दिखाया जाएगा, और यूथ को जोड़ने के लिए जो इनोवेटिव टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय और पर्यटन विभाग द्वारा डिजिटल एवं नवीन तकनीक के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के एक हिस्से में अंग्रेजों के भारत आगमन से गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास, दूसरे हिस्से में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन एवं तीसरे हिस्से में गांधी जी के दर्शन साहित्य को प्रदर्शित किया गया है। पर्यटकों का कहना है कि गांधी वाटिका में महात्मा गांधी के बारे में, वही उनके जीवन के बारे में भी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें प्राप्त हो रही हैं। पर्यटक महात्मा गांधी के जीवन के इतिहास के बारे में जानकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। म्यूज़ियम में 3 फ्लोर्स हैं। वहाँ पे हमने देखा कि गांधी जी कैसे सैक्रिफाइसेस करे थे इंडिया के फ्रीडम के लिए। नेहरू जी के बारे में पढ़ा हमने, बहुत सारे इंडियन लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पे बहुत जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ क्या क्या बुरी चीज़ें करी हैं वो सब हमने देखा।
और वहाँ पे ये भी लिखा था कि गांधी जी किस टाइप के इंसान हैं। वहाँ पे साबरमती बनी हुई थी, वहाँ पे सब कुछ गांधी जी के बारे में और बाकी इंडियन लीडर्स के बारे में लिखा हुआ था, बना हुआ था, और मुझे ये गांधी वाटिका बहुत अच्छे लगे। गांधी जी के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं। गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कैसे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किए, कैसे अफ्रीका में उनको निकाला गया ट्रेन से, और उनके साथ जो भी भेदभाव हुए वो यहाँ पे इंडिया में आके उन्होंने काफ़ी चीज़ों में वो किया। फिर गांधी जी छोटे कैसे दिखते थे, यहाँ ब्रिटिशर्स कैसे आए, ब्रिटिशर्स कैसे भगाया। यहाँ पे आके लगा कि गांधी जी की जो जीवन यात्रा थी, जो आज़ादी का संघर्ष की जो भी यात्रा थी, एक जीवन उनका यहाँ परिचय देखने को मिला। यहाँ पे जो ये बनाया गया ये बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, और इसमें गांधी जी का जो संघर्ष, जो ब्रिटिश कैसे आए, कैसे उन्होंने व्यापार और छल के माध्यम से देश पे कब्जा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। इस सप्ताह 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हुए और उसी के साथ में प्रदेश भर के प्रमुख माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। जी हाँ, चाहे वो जयपुर का शिला माता मंदिर हो या बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, भक्तों के जय माता दी के जयकारों से मंदिर गुंजायमान नजर आए। आइए लेके चलते हैं आपको प्रदेश भर के प्रमुख मंदिरों और शक्ति पीठों के दर्शन के लिए। देश भर में 3 अक्टूबर को नवरात्रि स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हुई। प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठों में माता के जयकारों के साथ भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं राजधानी जयपुर में भी मंदिरों में घट स्थापना कर माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की गई। आमेर का शिला माता मंदिर सुबह 6:35 पर घट स्थापना के बाद भक्तों के दर्शनों के लिए खोला गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 9 दिन तक यहाँ पर माता रानी की पूजा और विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अब प्रतिदिन दर्शनार्थियों के लिए मंदिर का समय सुबह 6 से 12:30 बजे तक और सायंकालीन 4 से 8:30 बजे तक रहेगा। ये घट स्थापना के बाद में अब यहाँ पर नित्य दुर्गा सप्तशती के पाठ और 10 महाविद्याओं की स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप और हवन होगा। कन्या बटुक का पूजन होगा। माता जी का रोज बदलते हुए पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा। फूल बंगला में माता जी को सजाया गया है आज, और जरी की पोशाक धारण करवाई गई है। आज तीसरा नवरात्रा जो संतुष्टि और आरोग्य की देवी है। सुबह व शाम दोनों टाइम भंडारा चलता है, जिसमें लगभग 8 से 10 हजार आदमियों को भोजन प्रसादी मिलती है। फलौती में स्थित करीब 550 साल पुराने लटियाल मंदिर में घट स्थापना के साथ नवरात्रों की शुरुआत हुई। 9 दिनों तक लटियाल माता के मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माँ भगवती के चरणों में नमन। या इस मंदिर की स्थापना 1515 में हुई है और संधू जी कला इनको लेके आए हैं, और यहाँ पर निरंतर अखंड ज्योत लगती है। और ये जो खेजड़ला है उसी समय का है, और नवरात्रि पर चैत्र में और आशोज में 7 दिन यज्ञ चलते हैं और बड़ी धूमधाम से माँ लटियाल का महोत्सव मनाया जाता है। बांसवाड़ा जिले की प्रसिद्ध शक्ति पीठ त्रिपुरा सुंदरी में नवरात्रा पर विशेष अनुष्ठान के साथ घट स्थापना की गई। 9 दिन तक मंदिर में माता के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं नवरात्र पर मां त्रिपुरा सुंदरी को भक्तों ने 4 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की। ये 9 दिन माँ भगवती की आराधना और राम जी की भी आराधना करने का यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और शक्ति की प्राप्ति यहाँ पर हम दुर्गा सप्तशती पाठ के द्वारा संपूर्ण विधान यहाँ पर किया जाएगा, और अनेक 10 महाविद्याओं की
उपासनाएं की जाएंगी। तो हर एक दर्शनार्थी माई भक्त आते हैं, उनके लिए पूर्ण व्यवस्था सुविधा की है। जैसे आज पूरे बहुत अधिक संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कर्नाटक सबसे दर्शनार्थी आए थे। मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी फैमिली भी आती है यहाँ पे। कल हर अष्टमी हम लोग यहाँ पे आते हैं। बड़ी किलोमीटर में चुनरी यात्रा लेके आए और जिसमें 500 से ज़्यादा वाहन उपलब्ध थे और माता जी के दरबार में हम सब ने आकर पूरे समाजजनों ने मिलकर माता जी को चुनरी अर्पित की। उधर शहर के उत्तर कालिका, दक्षिण कालिका, अम्बा माता, भादवा माता, महालक्ष्मी, काली माता और आशापुरा मां के मंदिर और गरबा चौक पर नवरात्र के मौके पर विशेष सजावट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान कबीर यात्रा एक ऐसा लोक उत्सव जिसका इंतजार संगीतकार, कलाकार और छात्र पूरे वर्ष करते हैं। जी हां, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले हर साल इस यात्रा में अनेकानेक ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाता है, वहीं लोक संस्कृति से भी अवगत कराया जाता है। इस वर्ष जहां एक और बीकानेर से शुरू हुई इस यात्रा ने अनवर खान की प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं कबीर वाणियों से कलाकारों को लबरेज भी किया। आइए लेके चलते हैं आपको कबीर वाणियों और संस्कृति के इस अनूठे महोत्सव कबीर यात्रा में। साधु भाई करमल की, साधु भाई करमल की, सुंदर रूप राजस्थान कबीर यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को परंपरागत से परे ले जाती है। यह लोक संगीत उत्सव हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। 6 सफल संस्करणों के माध्यम से राजस्थान के 120 से अधिक क्षेत्रों में प्रेम और सामुदायिक परिवर्तन की भावना जगाने के बाद इस वर्ष यात्रा का शुभारंभ बीकानेर से हुआ। बीकानेर जिला मुख्यालय पर रविंद्र मंच के ओपन थिएटर से होती हुई कबीर यात्रा पूगल पहुंची। यात्रा में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए ख्याति नाम कलाकारों ने अपनी अनूठी गायन शैली से समा बांध दिया। से ज़्यादा यात्री पार्टिसिपेंट पूरे इंडिया से हमारे बीच में आएंगे और इवन फॉरेन से भी कुछ पार्टिसिपेंट राजस्थान कबीर यात्रा को अटेंड करने आ रहे हैं। ये 6 दिवसीय यात्रा आज बीकानेर से शुरू होके पूगल, कौलैत, कक्कू और देशनोक में 6 तारीख को समाप्त होने वाली है। इसमें पूरा जिला प्रशासन और हमारे जो लोकल विलेजर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरीके से इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवल फोक म्यूजिक फेस्टिवल है। दुनिया का बहुत अनोखा फेस्टिवल है जिसमें लोग ट्रैवल करते हुए म्यूजिक सुनते हैं और लोक परंपरा और लोक सत्संग की वाणी सुनते हैं। कबीर यात्रा के माध्यम से सबसे बड़ा जो काम हुआ है कि यूथ दरअसल इससे बहुत अधिक जुड़ा है। जो 300 यात्री या पूरे हिंदुस्तान से जो लोग कबीर को सुनने के लिए आते हैं उनमें से अधिकांश तो यूथ है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, बस आपको सही समय पे सही तरीके से उसको प्रस्तुत करने की ज़रूरत है और वो राजस्थान कबीर यात्रा बहुत अच्छे से कर पा रही है। पारंपरिक और भारतीय संगीत से सराबोर इस यात्रा में पद्मश्री अनवर खान, भूराराम मेघवाल के साथ नीरज आर्य ने अपनी मधुर आवाज में कबीर और सूफी संतों की वाणियों की प्रस्तुतियां दी। राजस्थान से बाहर जो कलाकार यहाँ हमारे राजस्थान में आए हैं बीकानेर में, तो ये उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो महान कलाकार है, वो सब यहाँ आए हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका अच्छा रहें। और एक बात और है कि बीकानेर हो रहा है, वो पुंगल में हो रहा है, कटु में हो रहा है,
और नोख में कल कर दिया, कल स्टार्टिंग वहाँ से हुई नोखा में, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम जो गा बजा रहे हैं ये धोरा धरती मिट्टी में जो मिट्टी से जो निकली चीज़ें वो हैं, और धोरा धरती और झुंपड़े का यह कल्चर है। ये जो संगीत है ये झुंपड़े का है। झुंपड़े से तहसील और ज़िले और स्टेट और केंद्र से पूरी दुनिया में, मगर जो सामान जो मिल रहा है हमारे को, जो सामान मिल रहा है, ये तालियां बज रही हैं, लोग वाह वाह कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं वाह वाह। ये जो पुराना कल्चर जो है हमारा, जो कई पीढ़ियों कई सालों का, उस कल्चर के लिए लोग, उनका जो बहुत बड़े गीत हैं और उनका जो अर्थ है, उनके पीछे स्टोरियां हैं, हमारे बुजुर्गों ने राग ताल और मात्राएं और जितने भी गीत हैं, दोहा, वो सब हमारे बुजुर्गों ने ही बनाया था। वो अनपढ़ थे, उस पर पढ़ने का साधन नहीं था, मगर उसका दिमाग और हृदय इतना था, मालिक की मेहरबानी से उन्होंने ये बनाया। हम तक अभी तक हम उनको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर यात्रा संगीत और कविताओं के माध्यम से भारतीय मनीषियों और सत्संग परंपरा की ओर वापस ले जाती है। यात्रा में जहां कलाकारों ने पारंपरिक और सूफी संतों के भजन पेश किए, वहीं कबीर वाणी का भी गायन किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री अनवर खान ने अपनी विशेष गायन शैली से लोगों का मन मोह लिया। वहीं ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज ने भी अपनी खास प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पद्मश्री अनवर खान ने कहा कि कबीर यात्रा अपनी तरह का एक अनोखा अनुभव है, जिसमें कबीर के विचारों को फिर से एक बार आवाज देने का मौका मिलता है। हमने जो यहाँ पर पेश किया है, वी डिड अ फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिक एंड ऑफ फोक म्यूजिक, एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को पसंद आया। And we hope that Rajasthan Kabir Yatra calls us every year, and and makes us a part of this beautiful festival, क्योंकि I think every musician should be a part of this festival. मेरा मैसेज है environment पर, हमेशा environment पर आधारित है, और and also mental wellness, क्योंकि ऐसे बोला जाता है बुद्धिज्म में, और कबीर ने भी बोला है actually a few times that the impurities of the environment is a reflection of the impurities of the mind. So if you want to purify the environment, you first have to purify the mind. तो both of these things go hand in hand. हमको पर्यावरण को साफ करना है और अपने आप को भी साफ करना है from inside, कहते हैं कोई कला कभी नहीं मरती, क्योंकि कलाकार उसे हमेशा जीवंत रखते हैं। ऐसा ही देखा गया उदयपुर की बागोर की हवेली में। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित प्राचीन लिथोग्राफी की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें युवा कलाकारों को लिथोग्राफी के गुर सिखाए गए। आइए देखते हैं उदयपुर से ये हमारी विशेष रिपोर्ट। डिजिटल प्रिंटिंग के युग में उदयपुर के गणगौर घाट पर स्थित बागोर की हवेली में 300 साल पुरानी तकनीक से कलाकृतियां बनाने की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन 25 साल बाद पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से किया जा रहा है। इस आयोजन में सैकड़ों स्टूडेंट्स प्राचीन लिथोग्राफी के सेटअप पर कलाकृतियां उकेर रहे हैं। लिथोग्राफी पेंटिंग को देखने के लिए लगातार यहां कला प्रेमी भी पहुंच रहे हैं। लिथोग्राफी पेंटिंग में सबसे पहले बारीक पाउडर से रगड़कर पत्थर को साफ किया जाता है और इसके 1-2 दिन बाद पत्थर पर कलाकृति बनाई जाती है। वहीं ड्राइंग उकेरने के बाद उस पर गोंद और नाइट्रिक एसिड लगाया जाता है। इस पर बनाई गई पेंटिंग के लिए खास ग्लास मार्कर पेंसिल का उपयोग होता है। इस प्रकार लिथोग्राफी कलाकारी देखने में बहुत ही आकर्षित लगती है। लिथोग्राफी प्रिंट मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें लाइमस्टोन पे ड्राइंग करके, ऑयल बेस्ड मीडियम से ड्राइंग करके उसका फिर प्रिंट लिया जाता है। तो हमने 3 दिन 4 दिन ग्राइंड किया, फिर ड्राइंग किया है सब बच्चों ने, और अभी इसका फाइनल प्रिंटिंग चल रहा है। ये लिथोग्राफी के जो पत्थर होते हैं वो लाइमस्टोन होते हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और उस पर
ग्लास मार्कर पेंसिल आता है या ऑयल बेस्ड मीडियम से उस पर ड्राइंग होता है, और गम अरेबिक से उसको फिर प्रिपेयर करते हैं, गम एच करते हैं और उसको बफिंग करके फिर उस पर लेदर रोलर से ऑयल बेस्ड इंक चढ़ाते हैं। तो वो जो ऑयल कंटेंट स्टोन में उतरता है वो फिर पेपर पे छपता है। लिथोग्राफी प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें प्रॉपर ड्राइंग करना पड़ता है, आपको टोन बाय टोन बिल्ड करना पड़ता है, डायरेक्ट डार्क या लाइट नहीं कर सकते, तो उसमें पेशेंस चाहिए। फिर वो स्टोन का अलग नेचर होता है तो वो उसके हिसाब से वो भी रिएक्ट करता है, कभी कभी इंक चढ़ती है नहीं चढ़ती है, प्रिंट आता है नहीं आता है, तो ये मुश्किल है। पहला प्रिंट लाइट आता है, फिर धीरे धीरे डार्क होता है, प्रोसेस में कहीं एच करने में गड़बड़ होती है तो टोन चले जाते हैं। लिथोग्राफी लेट 17 और अर्ली 18 सेंचुरी का टेक्निक है जो पहले ऐसे पर्सनल यूज़ में और कुछ प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता था, ब्लॉक्स उस पर बना के मेटल टाइप्स उस पर प्रिंट करते थे। उसके बाद उसका कमर्शियल यूज़ स्टार्ट हुआ, फिर न्यूज़पेपर छपे, कुछ पोस्टर डिज़ाइंस हुए, इंडिया में कुछ फॉरेन आर्टिस्ट आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के, तो उन्होंने कुछ लैंडस्केप्स बनाए। फिर धीरे धीरे वो प्रिंट मेकिंग में प्रॉपर प्रोसेस की तरह स्टार्ट हुआ जो इंडिया में रवि वर्मा ने स्टार्ट किया, और अभी भी वो चल रहा है, बहुत रेयर चल रहा है क्योंकि अभी कहीं पे स्टोन भी नहीं है, मटेरियल नहीं है, प्रेस नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है कि ये वर्कशॉप हो रहा है। लिथोग्राफी इज़ लाइक अ हार्डेस्ट मीडियम। इसके मशीन्स बहुत सारी जगह पे अवेलेबल भी नहीं है अभी। एक टाइम पे जर्मनी और लंदन से एक्सपोर्ट हो रहे थे बट अभी कई सारी जगह पे नहीं है, और कई सारी इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाया भी नहीं जाता बिकॉज ऑफ वहाँ पे लाइमस्टोन्स नहीं है, मशीन्स नहीं है, वहाँ पे आई थिंक सो कहीं कहीं पे चालू भी नहीं है। तो अभी ये वर्कशॉप हुआ है वो इसीलिए है कि इसकी अवेयरनेस हो, लोगों को इसका पता चले, खास करके जो ये जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता चले कि प्रोसेस क्या है। लिथोग्राफी को जितना हो सके लोग जाने क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मीडियम है एज एन प्रिंट मेकिंग। बागोर की हवेली में पुरानी तकनीक से पत्थर पर पेंटिंग कार्यशाला में एक्सपर्ट के माध्यम से कार्यशाला आयोजित कर विद्यार्थियों को बारीकियों से कलाकृति के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लिथोग्राफी कला मुद्रण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी छवि का उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस मीडियम को एक्सप्लोरेशन करने का। जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, सीरियसली जो प्रिंट मेकिंग में काम करते हैं, उनको और ज़्यादा अच्छा मौका मिला है। और लिथोग्राफी में जो स्टोन यूज़ होता है, लिथो मतलब स्टोन होता है, तो उसका एक मतलब 6 से 7 दिन का प्रोसेस है उसको टेक्निक को स्टोन पे लेके आना। और सबसे पहले उस पर फाइलिंग की जाती है, देन सैंडिंग होती है रेत यूज़ करके, देन उस पर कार्बोरंडम पाउडर से उसका पॉलिश करते हैं उसको और उसको स्मूथ करते हैं, सरफेस को, ग्रेन्स तैयार किए जाते हैं। और इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके इसका पूरा प्रोसेस रहता है। और उसके ऊपर आप फिर ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग के बाद में इस पे इंकिंग और रोलिंग का प्रोसेस रहता है। फिर आपकी जो प्रिंट तैयार होती है मशीन पे निकाली जाती है। ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है जितना अपन ने अभी काम करा है। इससे अलग अलग टेक्निक्स होती है, जिंक पे होती है, लिग्नो होती है, लेकिन ये सबसे डिफरेंट और काइंड ऑफ ये स्टार्टिंग में अपन सीख रहे हैं तो हार्ड भी होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो इजीली होती रहेगी। और यहाँ पे हमको वर्क करने का मौका मिला 25 इयर्स के बाद। यहाँ पे ये वर्कशॉप हुई है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इसका पार्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बात सप्ताह विशेष की हो और कला संगीत की ना की जाए, ये कहाँ मुमकिन है। जयपुर के कला के केंद्र जवाहर कला केंद्र में पाक्षिक नाटक योजना के अंतर्गत अभिषिक्त नाटक का मंचन किया गया। नारायण माथुर द्वारा लिखे गए इस नाटक में महाभारत के योद्धा कर्ण का वखान किया गया है, वहीं कर्ण को मृत्युंजय बताया गया है। आइए देखते हैं अभिषिक्त नाटक की ये कुछ झलकियां। पूर्ण हुआ तेरी सेवा से असंख्य हुआ, मेरा आशीर्वाद है आज से सारा संसार तुझे वीर पुत्र की जननी सर्वश्रेष्ठ नारी के रूप में जानेगा। इसमें का शरीर से उतार दिया, जिसमें का नक्श से छाल उतार दे।
माद्री ने भी महाराज का साथ नहीं छोड़ा। वे भी महाराज के साथ ही वन में चली गई। वन में उन्हें एक दिन महर्षि व्यास मिले। और अब बात करें नई भर्तियों की, तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ सहित कांस्टेबल के 39,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा अंडर ग्रेजुएट 10+2 की 3,445 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का विशेष, जहां एक और प्रदेश भर के प्राचीन और ऐतिहासिक माता के मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा रहा, वहीं दूसरी ओर 155वीं गांधी जयंती पर गांधी वाटिका का शुभारंभ हुआ। ऐसी ही अनेक कहानियों के साथ फिर लौटेंगे अगला हफ्ते। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।